हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब हमें ये पता है कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। अगर वो अपना खाना जो है खुद बनाते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो पूरा प्रोसेस है वो उसका भी कोई ना कोई नाम होगा। जिस प्रोसेस से जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस को एक सिंपल इक्वेशन में पुट करें हमारा होगा ये इक्वेशन जो हमारी पूरी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है कि किस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 और CO2 और वाटर के साथ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारा ग्लूकोज बनाते हैं, हमारा O2 रिलीज़ करते हैं, उसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वो हमारा थोड़ा सा पानी भी रिलीज़ करते हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ, CO2 और वाटर की हेल्प से और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, जो कि हमारा ग्लूकोज है, और O2 रिलीज़ करते हैं, उसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से वाटर भी रिलीज़ करते हैं। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी कि जो एक्स्ट्रा उनका जो खाना होता है वो उसको स्टोर करके रखते हैं स्टार्च की फॉर्म में। द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स, यानी कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको पूरा होने में लगते हैं 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि जो हमारा क्लोरोफिल होता है, जो हमारे क्लोरोप्लास्ट में जो हमारा पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल हमारी सनलाइट एनर्जी यानी सन से जो एनर्जी मिल रही होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वो खाना बना सके। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी, यानी कि अब उन्होंने जो लाइट एनर्जी यानी सनलाइट एनर्जी जो इन्होंने ट्रैप की है, जो एब्जॉर्ब की है, उसी सनलाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में जो है चेंज करते हैं। एंड द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी, यानी कि वो अपनी इस केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके जो है, जो उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको रिड्यूस करते हैं, जिससे कि वो अपना खाना बना सके, अपना ग्लूकोज बना सके। ये थे हमारे फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप्स। नेक्स्ट टॉपिक इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि फोटोसिंथेसिस हमारा कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारा एक ऑर्गेनल है जो कि हमारे ग्रीन पार्ट्स, प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें पाया जाता है, उन्हीं को हम बोलते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो हमारा खाना बनता है वो लीफ में बनता है, हम सबको पता है लीफ जो होती है किसी प्लांट की, किचन ऑफ द प्लांट भी कहलाती है। लीफ में जो है हमारे ऑर्गेनल होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा, कि वो सनलाइट एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट यूटिलाइज कर लेता है। अब बात करते हैं हमारे स्टोमेटा की। स्टोमेटा आर टाइनी ओपनिंग और पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी कि जो किसी भी प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उस पर जो छोटे छोटे पोर्स या छोटी छोटी जो ओपनिंग हमें देखने को मिलती हैं वही होती है हमारी स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो प्लूरल है और स्टोमा जो है वो हमारा सिंगुलर है। अगर हम एक स्टोमेटा की बात करते तो वो स्टोमा कहलाता है, लेकिन अगर हम बहुत सारे स्टोमास की बात करते तो वो स्टोमेटा कहलाते हैं। अब ये जो हमारे स्टोमेटाज हैं, ये इनके सराउंडिंग में, इनके आगे पीछे जो है कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स के नाम से जानते हैं। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये हमारे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि ये जो गार्ड सेल्स हैं ये, इनका काम होता है कि ये देखे कि स्टोमेटा को जो है कब खुलना है और कब बंद होना है। उसके साथ साथ जो हमारे स्टोमेटा होते हैं उसकी वजह से ही जो है हमारे जो गैसेस एक्सचेंज का काम होता है वो होता है, और इसको भी कौन देखता है? इसको भी हमारा गार्ड सेल्स जो हैं
इस काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर है। जो हमारे स्टोमेटा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं, जिनको हम बीन शेप्ड सेल भी कहते हैं। और ये सेल्स जो हैं इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, और इनके साथ साथ इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्लोरोप्लास्ट इज़ एन ऑर्गेनेल। अब यहाँ पर जो हमें स्टोमेटा की फिगर दी हुई है, ये है हमारा खुला हुआ स्टोमेटा और ये है हमारा बंद स्टोमेटा। अभी स्टोमेटा का खुलना और बंद होना क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टोमेटा का फंक्शन पढ़ते हैं। स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज दैट इज़ इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि स्टोमेटा का सबसे बड़ा काम होता है गैसियस एक्सचेंज का। वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है हमारे स्टोमेटा के थ्रू। प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स दैट इज़ लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि जो हमारे प्लांट में एक्स्ट्रा पानी होता है, सो जो स्टोमेटाज होते हैं वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से उस पानी को बाहर छोड़ देते हैं, उस पानी को लूज़ कर देते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा स्टोमेटा है ओपन क्लोज का सिस्टम क्या है। सो बात ये है कि जब हमारे प्लांट में जो है बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, सो उसकी वजह से जो हमारा प्लांट होता है बहुत ज़्यादा फूल जाता है। जो हमारे स्टोमेटा होता है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, सो स्वेलअप हो जाता है। सो उसकी वजह से, उसके स्वेलअप होने की वजह से सो वो जो है बहुत ज़्यादा खुल जाता है, जिससे कि वो अपना जो पानी है वो थोड़ा लूज़ कर ले और वो स्वेलअप होने से बच जाए। सो उस टाइम पर जो हमारा स्टोमेटल पोर होता है वो ओपन होता है। लेकिन जब वो क्लोज होता है, सो उसका कारण ये है कि जब जो हमारा स्टोमेटा है वो पानी रिलीज़ कर देता है। सो पहले वो स्वेलअप था इसलिए उसने पानी रिलीज़ कर दिया, अब वो जो है थोड़ा सुखड़ जाता है, थोड़ा श्रिंक हो जाता है। सो उसकी वजह से हमें लगता है कि जो स्टोमेटा का ये जो पोर्स हैं ये क्लोज हो गए हैं। अब बात करते हैं हमारे अमीबा में न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन अमीबा में किस तरह से होता है। सो न्यूट्रिशन की बात करें अगर हम अमीबा में, सो उसके लिए हमारे जैसे ह्यूमन्स में कुछ स्टेप्स लगते हैं, वही स्टेप्स हमारे अमीबा में भी लगते हैं। लेकिन बात डिफरेंस ये हो जाएगा कि अमीबा में थोड़ा सिंपल होता है और ह्यूमन बींग्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारे 5 से 6 स्टेप्स लगते हैं। पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेशन की। जो हमारा अमीबा होता है वो सूडोपोडिया की हेल्प से, अब सूडोपोडिया क्या है? सूडोपोडिया जो है हमारे अमीबा में प्रेजेंट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उसको फूड को एनगल्फ करने में, यानी फूड को अपनी तरफ खींचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो हमारा अमीबा होता है वो अपने सूडोपोडिया की हेल्प से, अपने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से जो है फूड को अपनी तरफ एनगल्फ करता है, फूड को अपनी तरफ खींचता है। उसके साथ साथ वो एक फूड वैक्यूल भी बना लेता है। और इस प्रोसेस को, इस एनगल्फिंग ऑफ फूड के प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछा जा सकता है। देन सेकंड स्टेप होता है उसका डाइजेशन। अब इस डाइजेशन के प्रोसेस में जो अमीबा होता है, जिसने सराउंडिंग से जो है अपना फूड लिया है, सो वही अमीबा के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। यानी कि हमारा जो ये अमीबा है उसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से जो फूड उसने अपनी बॉडी के अंदर लिया है, जो फूड उसने अपने अंदर इंजेस्ट किया है, उसके जो लार्ज यानी कि जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं वो उनको उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है ब्रोक डाउन कर देता है। डाइजेशन का मतलब यही तो होता है ना कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होते हैं उनको सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, दैट्स कॉल्ड डाइजेशन। अब यहाँ पर जो हमें फिगर्स भी दी हुई है इंजेशन की, कि जो फूड है, जो हमारा अमीबा है वो किस तरह से, ये जो उसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिन्हें हम सूडोपोडिया का नाम देते हैं, किस तरह से उसको फूड को एनगल्फ कर रहा है। देन ये हमारा डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। थर्ड स्टेप है हमारा एब्जॉर्प्शन। Nutrients from the digested food material are absorbed into the cell cytoplasm by leaving behind the undigested particles. This process is called diffusion. यानी कि अब जो फूड उसने डाइजेस्ट किया है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, सो अमीबा क्या करेगा, उन सब न्यूट्रिएंट्स को जो है वो अपने साइटोप्लाज्म में भेज देगा। जो उसके डाइजेस्टेड पार्टिकल्स में से जो न्यूट्रिएंट्स निकला है, सो उसको जो वो अपने साइटोप्लाज्म में भेज देगा
और जो उसका अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स है उनको वो वहीं पर छोड़ देगा। देन फोर्थ प्रोसेस इज एसिमिलेशन, और इस प्रोसेस में जो अमीबा होता है वो जो खाना उसने लिया है उससे एनर्जी ऑब्टेन करता है, जिससे कि जो भी उसका काम है वो कर सके, यानी प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड देन द लास्ट प्रोसेस इज ईजेशन, यानी कि जो उसका अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होता है वो उसको डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है बाहर भेज देता है, यानी एग्जिट ऑफ फूड इज कॉल्ड ईजेशन। एग्जिट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन द अमीबास बॉडी और एनी ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ईजेशन। अब हमारी एनसीईआरटी में एक छोटा सा न्यूट्रिशन पैरामीशियम का भी दिया है, सो उसे भी देख लेते हैं और देन फिर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। यहाँ पर जो हम पैरामीशियम का भी जो है डायग्राम देख सकते हैं। ये जो उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये उसके सीलिया हैं, देन ये फूड पार्टिकल हैं, ये उसका माउथ कहलाता है, और ये पूरा का पूरा तो हमारा पैरामीशियम है ही। सो पैरामीशियम इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द सेल हैज़ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। Food is moved to this spot by the movement of cilia which cover the entire surface of the cell। यानी कि जो हमारा पैरामीशियम है वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब इसका भी एक सिंगल सेल है और वही सारे फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है। सो ये भी हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके सेल की जो है जो हमारा अमीबा होता है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, लेकिन जो हमारा पैरामीशियम है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है। और जो हमारा पैरामीशियम होता है वो एक ही तरफ, मतलब जैसे अमीबा था वो किसी भी तरफ से जो है सूडोपोडिया बना के और कहीं से भी जो है अपना फूड जो है अंदर एनगल्फ कर सकता है, लेकिन जो हमारा पैरामीशियम है उसका एक स्पेसिफिक स्पॉट है जहाँ से वो फूड को अंदर ले सकता है। और ये फूड अंदर जाता कैसे है? अंदर जाता है ये सीलियास की वजह से। ये जो हमारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये हमारे फूड को अपनी तरफ खींचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो इनकी वजह से जो हमारी सीलियाज हैं इनकी वजह से जो हमारा पैरामीशियम है उसका न्यूट्रिशन हो पाता है पूरा। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है टर्म फर्स्ट में कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे पैरामीशियम में उनका काम क्या होता है, आपको ऑप्शन दी जा सकती है या फिर पूछा जा सकता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है या फिर सीलिया क्या होता है। सो आपको ये पता होना चाहिए। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।